नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे जनगणना पर जंग। जातिगत जनगणना विपक्ष का प्रमुख चुनावी मुद्दा था, लेकिन मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा करके एक तरह से इस मुद्दे को शांत कर दिया। मुद्दा अपने हाथ से जाता देखकर विपक्ष शायद बौखला रहा है। राहुल गांधी तो शुरू से ही सरकार की जाति जनगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जाति जनगणना के मामले में भाजपा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो लोग कुंभ की भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े गलत दे सकते हैं, वो भरोसे के लायक नहीं है। अखिलेश जी ने अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और जनगणना पर नजर रखने को कहा है, जिस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, अखिलेश यादव और कांग्रेस पिछड़े वर्ग को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल ने दावा किया है कि इस तरह का झूठ फैलाना अखिलेश यादव की हताशा का प्रतीक है। आपको बता दूं कि इससे पहले कांग्रेस ने 16वीं जनगणना पर सरकार की अधिसूचना को खोदा पहाड़ निकली चुहिया करार देते हुए कहा था कि इस प्रक्रिया में जाति को शामिल करने के मुद्दे पर कुछ नहीं किया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था, कांग्रेस को अपना उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए वो मिथ्या बातें, छल और झूठ फैलाने पर उतर आई है। जाति जनगणना 2027 में होनी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में घमासान चुनाव देखकर किया जा रहा है। क्या जाति की जनगणना से चुनाव के परिणामों पर असर पड़ेगा? और देश में जब जनगणना का फॉर्मूला पहले से ही तय है, तो फिर इस तरह की राजनीति का क्या मतलब है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले कुछ रिएक्शन है इससे जुड़े हुए, वो सुन लीजिए। वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है, अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। देखिए, पूरे देश में जाति जनगणना शुरू हो रही है, और जिसकी बात अभी तक विपक्षी दल कर रहे थे कि जाति जनगणना तो शुरू हो रही है, लेकिन कब ये तैयार होकर के आएगा इसका प्रारूप, और कब फाइनल इसकी लिस्ट तैयार होगी जाति जनगणना की, इसके बारे में सरकार नहीं बता रही। सरकार ने अब ये भी बता दिया कि 2027 में मार्च तक ये पूरी की पूरी जाति जनगणना हो जाएगी। अब अखिलेश यादव जी ने, श्री अखिलेश यादव जिस प्रकार से इस पे भी प्रश्न लगाया है कि हमें विश्वास नहीं है, तो अगर उनको विश्वास नहीं था, फिर जाति जनगणना की मांग क्यों कर रहे थे? भाई, जाति जनगणना कौन कराएगा? कह रहे भाई इस सरकार पे विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है, और अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं, तो क्या 20 साल के बाद ये चाहते हैं कि जाति जनगणना हो? तो जनगणना को लेकर सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। जनगणना की तारीख तय होते ही क्या अखिलेश जी को चिंता सता रही है, जिसे सपा ने सामाजिक न्याय का औजार कहा, अब वही बीजेपी के हाथों में तो क्या खतरनाक लगने लगा है? क्या जाति जनगणना का आंकड़ा युद्ध अब शुरू हो चुका है? क्या केंद्र पर भरोसा ना करके सपा अपने ही मांग की धार कुंद कर रही है, इन्हीं धार को कम कर रही है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ लिए चलती हूँ आपको मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौबे जी, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत आपका। सपा से हमारे साथ यश भारती जी आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत दिनों के बाद, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यश भारती जी आपका। नावेश शिकोसा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ। नावेश साहब, अभी तो जाति जनगणना की बात हुई है, 2027 में आंकड़े आने हैं, प्रक्रिया बताई जा रही है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन तारीखों में होगा, लेकिन उससे पहले इसी सरकार से मालूमात किया जा रहा था कि आप जातिगत जनगणना कब कराएंगे, लेकिन अब जब जातिगत जनगणना वही सरकार करवा रही है, तो अब उसी सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जाति जनगणना पे अभी आपको बहुत सारी डिबेट करनी है। विधानसभा चुनाव से पहले इसको नए नए तरीके से रिफ्रेश किया जाएगा, इसको तोड़ा मतोड़ा जाएगा, इसमें नए नई चीजें निकाली जाएंगी, नए नए विवाद पैदा होंगे। दरअसल मैं जल्दी कह दूं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपने राजनीतिक मुद्दों को बार बार सामने लाती हैं और उसको चेक करती हैं, आजमाती हैं। कुछ मुद्दे सफल हो जाते हैं, कुछ असफल होते हैं। जैसे कि विपक्षी मुद्दे लगातार असफल होते रहे, महंगाई, बेरोजगारी, चौकीदार चोर लगातार असफल होते रहे, लेकिन जब जाति जनगणना मुद्दा उठा, और खास तौर से वही कांग्रेस जो जनगणना के खिलाफ थी, उनके राहुल गांधी ने ये लगातार उठाया, और अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लपका। उसके बाद कांग्रेस को फायदा हुआ, और कांग्रेस की दुगनी से अधिक लोकसभा में सीटें आ गई। अखिलेश यादव को भी फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को भी बहुत अच्छा फायदा हुआ, बीजेपी का नुकसान हुआ।
अब होता क्या है, जब कोई किसी मुद्दे का निस्तारण हो जाता जी। है तो फिर उसको हम कैच नहीं करा पाते, ना सत्ता पक्ष के वो पक्ष में आता है ना विपक्ष के पक्ष में आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, राम मंदिर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उससे सफलताएं हासिल की, लेकिन जब न्यायालय के फैसले के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर बन गया, उसके बाद में वो मुद्दा खत्म हो गया और भाजपा को उसका फायदा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव जहां से मुद्दा पैदा हुआ था उत्तर प्रदेश, वहां भाजपा को हारना पड़ा। तो अब क्या है कि विपक्ष को लग रहा है, सपा और कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये मुद्दे का तो निस्तारण भाजपा ने कर दिया। भाजपा को लगता था विपक्ष का फायदा ना उठा लिया, इसलिए उन्होंने ओके कर दिया, नोटिफिकेशन भी आ गया, डेट भी आ गई। अब क्या किया जाए, तो विपक्ष उसको रिफ्रेश कर रहा है, उसको तोड़ मतोड़ के नए रूप में पेश करेगा और ये बात करेगा कि भाई फॉर्मेलिटी गलत है, जातियां जोड़ी नहीं जा रही है। वैसे जैसे राम मंदिर के निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा इतना मजबूत मुद्दा चलेगा, अरे ये क्या हो गया, अब यहां भी मंदिर खोदो, वहां भी खुदाई करा दो, उस मंदिर के पीछे भी मंदिर था। ये जिस तरह से भाजपा ने किया और उस परसेप्शन को बनाए रखने के लिए, वैसे अब विपक्ष इस मुद्दे का निस्तारण होने के बाद इसको नए नए विवाद से जोड़ता रहेगा विधानसभा चुनाव तक, कम से कम उत्तर प्रदेश। रेनोवेशन करना या फिर जैसे परसेप्शन को बनाए रखना, शायद ये कोशिश हो रही है यश भारती जी। देखिए, सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके 8 साल हो गए। केंद्र का 0 और योगी जी का, मोदी जी का 0, योगी जी का 0 मिलाकर के 8 बन गया है। दिया क्या है, उस पर बात हो रही है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किसने किए थे रिकॉर्ड समय में? 2022 तक हर व्यक्ति को मकान मिल जाएगा, ये दावे किसने किए थे? हर घर ये कर देंगे, हर घर वो कर देंगे, गंगा मैया की सफाई कर देंगे, गंगा मैया ने बुलाया है, ये दावे किसने किए थे? ये वादे किसने किए थे? ये जो दावे और वादों की जब हवा निकल गई है तो कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास तो उन्हीं बातों के आधार पे होगा जो आपने काम किया होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने तो कहा था 2 साल में गंगा मैया की सफाई हो जाएगी, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूंगी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, हम तो उन्हीं बातों को बात कर रहे हैं। 2014 में जब मोदी सरकार आई कि सदन के अंदर स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने यह विश्वास दिलाया था पूरी सदन को कि जो जातीय जनगणना हो चुकी है उसके आंकड़ों में जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करके हम जल्द से जल्द देशवासियों के सामने सदन के पटल पर रखेंगे और उसको घोषित करेंगे। 2014 से 24 निकल गया, आज हम 25 पे चर्चा कर रहे हैं। क्या सुधार हो पाया? तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, ये समाजवादी पार्टी का बातें नहीं है। जब आप वादा खिलाफी करोगे, जब आप नाकामयाब होगे, उस नाकामयाबी को अगर हम ये कह दें कि आप नाकामयाब हो तो आप सवाल हमसे करोगे, ये तो ठीक नहीं है ना। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही, एक बार नहीं कही, कई बार कही। 2022 के चुनाव से पहले भी की, 22 के चुनाव में भी कहा, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, कि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के चीजें तेजी से होती हैं। अगर आपको सही मायने में ईमानदारी से जाति जनगणना करनी है, हम सत्ता में आएंगे, हम 3 महीने में करके दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़े, कहे कि हम 1.5 महीने में करके दिखाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली पार्टी बनती है। कहे ना कि अगर समाजवादी पार्टी कह रही है हम 3 महीने में जातीय जनगणना कर देंगे, तो हम 1.5 महीने में करके दिखाते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट बताया कि आज हर हाथ में लगभग मोबाइल पहुंच गया है, फोन है, तो उस फोन की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल से सदस्य बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है, तो जातीय जनगणना से क्यों? उसका मुख्य कारण यह है पारुल जी, क्योंकि जातीय जनगणना से केवल जाति बाहर नहीं आ रही, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार पे देश की स्थिति परिस्थिति क्या है वो भी बाहर आएगी, और जाति के आधार पे किसका शोषण हो रहा है, किसको वंचित रखा जा रहा है। कि विश्वास नहीं हो रहा है कि जातिगत जनगणना हो रही है, प्रक्रिया पर भरोसा नहीं हो रहा आपको, या आपको ये भरोसा नहीं हो रहा कि जातिगत जनगणना हो रही है? यश जी, नहीं, ये मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया, शुरुआत में दे दिया। आपने प्रक्रिया भी बता दी। हर हाथ में स्मार्ट सिटी बनाने की बात किसने कही थी? कोई एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए जो पूर्ण हो चुकी हो, देश की जनता को समर्पित हो चुकी हो, गंगा मैया की सफाई हो गई हो। 2022 में मकान देने की बात थी कि हर व्यक्ति को मकान मिल जाएगा जिसके पास घर नहीं है। क्या घर मिल गए? राहुल जी और अखिलेश जी, आप लोगों ने इसी सरकार से तो मांग की थी ना। हम ये बात कह रहे हैं, मांग की थी, और आज जो घोषणा कर रहे हैं, जिस तरीके से घोषणा कर रहे हैं, जिस तरीके से समय अवधि बता रहे हैं, हम तो उस पर भी बात कह रहे हैं ना। और हम जब प्रामाणिक तौर पर कह रहे हैं कि हम 3 महीने में करके दिखाएंगे, आइए ना, मुकाबला कीजिए ना, ठीक है, करके दिखाइए 1.5 महीने में, 2 महीने में, 27, 28, 29, 30। ये गोलमोल बातें क्यों? चौबे जी,
प्रक्रिया पर भी सवाल, टाइमिंग पर भी सवाल और अविश्वास बना हुआ है। इस पर सॉल्यूशन बताइए। 24 पारुल जी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो पूरी तरह से जातवादी राजनीति करती थी और जो है तुष्टीकरण की राजनीति जो करती थी, अब उन लोगों को बेचैनी स्वाभाविक है जी, क्योंकि इन लोगों का जो है इस जनगणना से भेद खुलेगा। इन लोगों ने किस किस प्रकार से किनके अधिकारों पर कुंडली मार रखा था जात के आधार पर और धर्म के आधार पर, इस जनगणना से इनका भेद खुलने वाला है, इनकी पोल खुलने वाली है, इनके झूठ की, इनके फरेब की, इनके भ्रम का, ये जो माया जाल जो इन लोगों ने बुन रखा था, खासकर लोकसभा के आम चुनाव 24 में, वो इनका फूटने जा रहा। बार बार ये लोग चैलेंज करते थे कि धारा 370 हटाकर दिखाओ, सब जाने धारा 370 हट गया। राम मंदिर का निर्माण करके दिखाओ तो जाने, वो भी हो गया। तो अब उसी तरह जातीय जनगणना, हर बार चिल्ला रहे थे कि जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना कराओ। अब जातीय जनगणना शुरू हो गई तो इन लोगों को जमीन अपना खिसकता हुआ दिखने लगा। तो अब इन लोग क्या करेंगे? जिन लोगों ने स्वयं झूठ की, भ्रम की, बांटने वाली राजनीति की हो, जिन्होंने, जिनकी सरकार में जाति के आधार पर नियुक्तियां होती थी, जाति के आधार पर भर्ती होता था, जाति के आधार पर योजनाएं बनती थी, वो क्या बात करेंगे? वो क्या प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? वो करते थे, आप करने लगे ऐसा? अब पारुल जी, नहीं पारुल जी, आप ही बताइए, उनको छोड़िए। आप हमारी एक योजना पर उंगली उठाकर बताइए कि भारतीय जनता आपके नेता जो कहते हैं वो भी नहीं करते, तो कैसे भरोसा करें? नहीं, उनके कहने से क्या हुआ? जनता तो इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है पारुल जी। ये 3 बार से असफल प्रयास कर रहे हैं झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का। जनता इनके साथ क्यों नहीं है? इनका सहयोगी एक भी दल और 100 पार नहीं हो पाया। इनके सभी लोग मिलकर, सारे झूठ फरेबी एक साथ मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें आई है, ये सब पहुंच नहीं पाए। जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, तो इन लोग क्या करेंगे? फिर एक असफल प्रयास कर रहे हैं झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाने का। पारुल जी, अभी हमने आपसे कहा इनको छोड़िए, नहीं तो निष्पक्षता का क्या गारंटी है कि ये जो काउंटिंग होगी सेंसस की, जातिगत जनगणना की, इसमें निष्पक्षता की क्या गारंटी है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। नंबर 1 1 लगाइए, 0 लगाइए, 0 के पीछे 1 लगाइए, बहुत कुछ हो जाता है सर। पारुल जी सुनिए तो, हाँ, अभी 2 दिन पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हाँ, के फोन पे कॉल आ रहा होगा सर, हटा दीजिए उसे। आप ब्रेक हो रहे हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, वापस आ रही है। यश भारती जी वो कह रहे हैं कि हर चीज पर सवाल उठाने की आप लोगों की आदत हो गई है, और कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने गिना दिए। सवाल ये है कि जिस मुद्दे को आप लोग अब तक भुनाने की कोशिश कर रहे थे, वो हाईजैक होता हुआ दिख रहा है, तो शायद परेशानी हो रही है। इसलिए आशिको साहब ने भी कहा कि पहले वो राम मंदिर देख रहे थे, फिर राम मंदिर के बाद हर मंदिर की खुदाई करना शुरू कर दी। अब जातिगत जनगणना देख रहे थे, आ रही हूँ सर, जातिगत जनगणना देख रहे थे, अब जाति के मुद्दे को लेकर हर जगह खुदाई कर रहे हैं। पारुल जी, जो आपने विषय रखा आज चर्चा का जी, जो सवालात उठे, उस एक बात का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथी दे नहीं पाए। मैंने तो प्रामाणिक तौर पे आंकड़े बताए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, वो चले गए पुरानी बातों पे। चलिए हम उन बात का भी जवाब देते हैं। धारा 370 हटने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 2014 के चुनाव में भी आतंकवाद मुद्दा था, 19 में भी था, अब आने वाले समय में भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि लगातार घटनाएं घटी हैं, चाहे वो पुलवामा हो चाहे पहलगांव हो। ये सब चीजें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 370 हटने के बाद हुई, और इस पे चुनाव पे वोट तक मांगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और भारतीय सेना को अपमानित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाए। अब सवाल उठ रहा है दूसरी बात जो उन्होंने कही, राम मंदिर की। राम मंदिर में ना कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी पक्षकार थी, कहीं से कहीं तक भूमिका नहीं थी। कोर्ट ने निर्णय सुनाया, सब पूरी देश दुनिया ने स्वीकार किया, किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया कोर्ट के निर्णय पे। और समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही कि जो भी न्यायालय से फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, फैसला न्यायालय से होना था। लेकिन लगातार देश को, दुनिया को गुमराह करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम हवन करने जा रहे हैं, आज हम कार सेवा करने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं, आज हम तनाव बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आज भी हम माने कि अगर इनके कार्यकाल में निर्माण हो रहा है
तो भू माफिया इनके कारण सक्रिय हो गए। वहां सुबह तक चीज 7 रुपए की थी, शाम को 70 रुपए की हो गई। एक ही दिन में इतना बड़ा अंतर हो गया। उसके बाद जो लाइटें लगाई वो चोरी हो गई, रेलवे स्टेशन का विकास बिहार में जब किया। और जाति प्रभु जनगणना राम हुई- का मंदिर, पारुल जी, जी। प्रभु राम के मंदिर में 1 साल के अंदर पानी चूने लगा, ठीक है, लीकेज आ गया वहां। ये भी हनुमान डिबेट जी के की टॉपिक मूर्ति रहे। खंडित हो गई, इन्होंने मोबाइल पे वापस प्रतिबंध मुद्दे लगा पर दिया आ कि जाए। कोई मोबाइल नहीं लेके बिहार में जाएगा। जब जाति जनगणना हुई सर, आप लोगों ने तारीफ की, अखिलेश जी ने भी तारीफ की। अब बीजेपी जाति जनगणना करा रही है तो आप लोगों को डर लग रहा है, भ्रम फैलाने की नहीं, कोशिश है। नहीं, इसमें डर क्या, हम सामाजिक न्याय मानने वाले लोग हैं, हम सामाजिक न्याय की पैरवी करते हैं। हमारे पितृपुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी, हम लगातार इस बात बिहार की की बात कर रहे हैं। जनगणना आपको जेन्युइन दिखाई दे रही थी? देखिए, बिहार में जनगणना नहीं हुई थी। हाँ, जाति जनगणना बिहार में जनगणना नहीं हुई थी। बिहार में कास्ट एक सेंसस सर्वे नहीं। हुआ था, और सर्वे और जनगणना में बहुत अंतर है। वहां केवल सर्वे ये हुआ कौन सी जाति है। जनगणना के अंदर आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, शैक्षणिक आधार पे कौन सी जाति की क्या स्थिति है, सब चीजें बाहर आ जाएगी। ये घबराते तो इसीलिए थे। नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और केंद्रीय मंत्री है, जो जाति की बात करे उसको जूते मारो। किसको जूते मारेंगे वो? चौबे जी। अब तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, अभी तो चौबे जी भी बड़ी तारीफ करने जाती है लड़की। ठीक, क्या जूते खाएंगे जाकर के नितिन गडकरी जी से? बदले क्या से हिम्मत है नितिन गडकरी जी में जूते मारने की? यश, बदले से आपके ख्यालात जो नजर आए, उसके बाद अब सपा हमलावर है और कह रही है कि आप पर भरोसा किस तर्क पर किया जाए? पारुल जी, ये जो बातें कह रहे हैं, इनको ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटने से कुछ नहीं बदला। अरे ये लगता है भूल गए जब सेना के लोगों को जो है पत्थरबाजी होती थी, उन लोगों को किस प्रकार से आतंकवाद पे बात चल रही है। आप गुमराह करके पता नहीं कहां जाना चाहते हो। नोटबंदी आप लेकर के आए, नोटबंदी का कोई एक अच्छा उदाहरण बता दो। नोटबंदी का कोई एक अच्छा, आपकी योजना है ना, हम तारीफ कर देंगे। हाँ, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अच्छे दिन आ गए। आपके सवालों का जवाब ले लूं जरा। कहाँ दे रहे जवाब, गुमराह कर रहे हैं। जरा मैंने कहा धारा 370 खत्म होने से आतंकवाद खत्म होगा। नहीं, धारा 370 भी नहीं जा रहे क्यों नहीं बोल रहे? हम आतंकवाद भी नहीं जा रहे, हम जाति जनगणना पर बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी किसको जूता मारेंगे? किसको जूता मारे? कौन जूता खाएगा? अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है तो उसके बाद से सारे बयान उनको फिर खुद विचार करना चाहिए कि बोलने से पहले वो थोड़ा सा विचार कर ले। अब कहिए चौबे जी, जाति जनगणना को लेकर अखिलेश जी की चिंता जायज है कि नहीं है? नहीं, सुनिए, वहीं आइए। हाँ, इन लोग मैंने आपसे कहा तो कि इन लोग सिर्फ झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, बात पूरी नहीं हो पाई थी, कि 60,244 पुलिस भर्तियां हुई हैं पारुल जी, और उसमें बिना पर्ची अब इस शक को दूर कैसे करेंगे? अगर ये शंका है या चिंता है, इसको दूर कैसे करेंगे? क्या मतलब? हाँ। पारुल जी, इनके शक से क्या मतलब है? जनता को हमारे ऊपर विश्वास है। जो अभ्यर्थी हुए हैं, जिनका जमीन नहीं बिका है, जिनका एक गहना नहीं बिका है, जिनका जो है पैसा नहीं लगा है, वो हमारे ऊपर जनता विश्वास करेगी। उनके परिवार छोटा सा विश्वास करेंगे। छोटा सा जवाब दीजिएगा। इनके समय में सुनिए, इनके समय में तो जो है की भर्ती करते थे। 85 तहसीलदारों में 62 तहसीलदार एक जाति के होते थे। ठीक है चौबे साहब, आप जाति जनगणना के इर्द गिर्द नहीं जा रहे हैं, आप पता नहीं दूर दूर चले जा रहे हैं। धर्म के आधार पर पारुल जी ये कहते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिलाया, और वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कहता है कि जो लगभग 60,000 शिक्षक कर्मी है उनकी भर्ती कीजिए आरक्षण के हिसाब से। वो नहीं सुनते हैं, कोर्ट कहता है उसकी बात नहीं सुनते हैं। और जाति आधारित की अभी एक नौकरी और बात कर रहे थे कि पर्ची से नहीं निकल रही। ऐसे तो शायद सदन में ये झूठ बोलते हैं एसडीएम की गणना को, वैसे अभी नावेशको साहब, क्या मुमकिन ही नहीं होगा ऐसे? अगर हम टेंट्रम्स देखें या इस तरह के जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो फिर मुमकिन ही नहीं होगा जाति जनगणना कराना? क्या ये इम्पॉसिबल मिशन है किसी भी सरकार के लिए? नावेशको साहब, जाति जनगणना तो बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरीके से विपक्ष की मांग को माना सरकार ने, और उसके बाद फौरन नोटिफिकेशन आ गया, शेड्यूलिंग हो गई। अब इस पर सवाल उठेंगे और वो राजनीति का काम होता है। मैं आपको बहुत ही रोचक कुछ तथ्य जल्दी बता दूं, क्योंकि जाति जनगणना पे अभी हम लोग को बहुत सारी डिबेट करनी है। 2-3 तथ्य हैं। पहली चीज तो ये कि जाति जनगणना जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, लालू जी और मुलायम जी कांग्रेस के सहयोगी हुआ करते थे, तो इन क्षेत्रीय दलों ने, क्षेत्रीय नेताओं ने इसकी मांग की कांग्रेस से, और कांग्रेस ने नहीं मानी। उसके बाद अभी जब राहुल
गांधी के सारे मुद्दे फेल हो रहे थे और 2021 जब जनगणना का शेड्यूल आ गया था और कोविड की वजह से जनगणना का टाइम बढ़ गया, उस समय फिर राहुल ने ये मुद्दा उठाया 2022 में और हिट हो गया। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि जब ये संपूर्ण विपक्ष ने ये मुद्दा उठा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने पता है क्या कहा जाति जनगणना का मतलब सनातन धर्म के लोगों को तोड़ना है, बांटना है और काटना है। उसके बाद भी इतने दयालु हैं भाजपाई कि विपक्ष की इस मांग को जल्दी से पूरा कर लिया। जिस तरह से कांग्रेस इतनी दयालु है कि जब उसकी सरकार थी तब तो वो मुलायम और लालू जी की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने इसको इतना मुखर होकर मुद्दा उठा लिया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी कहती थी बांटना और काटना है जाति जनगणना, भाजपा ने मान लिया। उसके बाद तुरंत भाजपा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, शेड्यूलिंग भी कर दी। अब विपक्ष कह रहा है कि साहब अब हम ये जानना चाह रहे हैं, जो हमारे सपा के मित्र बैठे हुए हैं, कि आपको समस्या क्या है? आपकी बात मान ली गई, नोटिफिकेशन भी आ गया, शेड्यूलिंग भी हो गई, आप चाहते क्या हो? आप ये तो बताओ, आपको क्या लगता है? अब आप कहोगे कि भाई ये गड़बड़, भाई वैसे तो आप कहते हो चुनाव गड़बड़ है, क्योंकि आयोग गड़बड़ है, पुलिस गड़बड़ है, न्यायपालिका गड़बड़ है। अब आप अगर ये कहोगे कि जनगणना गलत तरीके से होगी, तब तो भैया इस देश के सब लोगों को साधु बन के पहाड़ों पे बैठ जाए कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह बेईमानी करती है। भरोसा किसी चीज पर तो यशी करना पड़ेगा आपको, ना एजेंसियों पर भरोसा, ना कोर्ट पर भरोसा। अब ये ना कह दीजिए कि राजनीतिक दल को यानी समाजवादी पार्टी को थमा दीजिए जिम्मेदारी कि वो जाति जनगणना करेगी। पारुल जी, 500 शिकायतें हों और उस पर कार्रवाई ना हो तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। और यही भारतीय जनता पार्टी जिसने ईवीएम पे सबसे ज्यादा अविश्वास किया और अविश्वास पैदा किया जनता के बीच में। 37 सीटें अविश्वास था जी आपके लोकसभा में, 37 सीटें। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो अविश्वास पैदा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब सबसे ज्यादा विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बताइए किस जगह पर, हम जातीय जनगणना में ये बात कह रहे हैं। मैंने आपको आंकड़ों के साथ में बताया कि 2014 में जब मोदी सरकार आई, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने विश्वास दिलाया था और 25 तक वो बात पूरी नहीं हुई। मैं तो जाति जनगणना पे बात हूं ना, उसी विषय पे ही हूं। तो कैसे विश्वास दिलाएंगे? जो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फेल हुई हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हो और जितनी मैं पुरानी बता चुका, हर योजना का आप पोस्टमार्टम कर लीजिए। जो दावे और जो वादे इन्होंने किए थे हर स्तर पे फेल नजर आते हैं। कोई भी बात इनकी पूरी नहीं, केवल गुमराह करने वाला काम हुआ। जितनी योजनाएं लेकर के आए केवल गुमराह करने वाली बात रही, फेल हो गए। जातीय जनगणना पे ये पास हो जाए, हमारी शुभकामना, यही तो हमारी मांग है। और हम यही बात कह रहे हैं कि जाति जनगणना ठीक तरीके से हो ताकि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पे चीजें बाहर आए, लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम हो, ना कि जिस तरीके से जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का था। जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि अब बड़ी दयालु हो गई है भारतीय जनता पार्टी, जो जातियों के आधार पे, जाति जनगणना के जो 80-20 और जाति के आधार पर कटने बटने की बातें करती थी। ऐसा तो नहीं है। योगी जी कहते थे, जो हनुमान जी की जाति दलित बताने लगे थे, जो प्रधानमंत्री जी मंच से कहने लगे थे मैं ओबीसी की जाति का हूं, ये तमाम जो हृदय परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी के आते, ये जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीडीए का अगर आंकड़ा एकदम दुरुस्त होकर सामने आ गया कि कौन कितना अपनी हैसियत रखता है देश में परसेंटेज वाइज, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पीडीए वाले टॉपिक को हट या उस पॉलिटिक्स को हट हो जाए? नहीं, पारुल जी, ये डर तो नहीं सता रहा है? नहीं, किसी तरीके का कोई डर नहीं है। जो जनता के बीच में रहेगा वो जीतेगा। तो फिर जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। प्रभु राम ने निगरानी रखना, आप निगरानी रखिए। प्रभु राम ने आशीर्वाद अयोध्या में समाजवादी पार्टी को दिया। तो जहां आपको कौन ढिंडोरा पीट रहा है, कौन ढोंग कर रहा है, सब प्रभु राम देख रहे हैं। ठीक, सब जनता देख रही है, जनता रूपी राम देख रहे हैं। सिस्टम में करप्शन, भ्रष्टाचार की बातें कई आती हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी तंत्र में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप कि 100% दूध के धुले हैं चौबे जी, और वहां पे किसी एक का भी आंकड़ा गलत आ जाना यानी अन्याय हो जाना। चौबे साहब। अरुण जी, हम आपसे कह रहे हैं कि इनके अविश्वास करने से कुछ नहीं होता है। ये तो विश्वास सवाल ही नहीं समझ पाई आप। मैंने कहा ये सवाल ही नहीं समझ पाई। नहीं बैठे हुए हैं, वहीं से निकल के करप्शन, भ्रष्टाचार, 10,000 8,000 की रिश्वत लेने वाले भी बैठे हुए हैं। पारुल जी, पुलिस को भ्रष्ट बना दिया है। ये विश्वास और अविश्वास अपने अनुसार करते हैं।
यदि सवाल चौबे जी ये फिर सुन चुनाव लीजिए, दो जीतते बार बोल हैं, दिया पारुल ये जी ने। चुनाव आयोग बिल्कुल सही केवल है। पर्ची आ जाती लेकिन है भारतीय न्यायालय जनता में पार्टी से, फैसला ऐसे काम मत कीजिए, इनके स्वाभिवेक से अनुरूप काम आ किया जाता कीजिए, है, सवाल तो सुना कीजिए, न्यायालय फिर जवाब सही दिया है। कीजिए। यदि इनके अनुरूप क्योंकि आपने कोई एक भी बात का मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, चलिए, आप पारुल समय जी की इतना बात का इजाजत जवाब दे दे रहा रहे हैं। था। केवल आप जो पर्ची मिल गई है भारतीय जनता पार्टी से, उसको रट करके बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, समय इतना इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जनगणना पर हो रही है सियासी जंग। अभी जनगणना नहीं हुई है, टाइम 2027 का है, तब तक चुनाव भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या ये जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी ने विपक्ष से हाईजैक कर लिया है? क्योंकि पहले जो नो नो कहते थे, फिर यस यस कहने लगे, अब फिर से नो नो कह रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा कि कहां दिक्कत है। विश्वास तो करना होगा, और विश्वास नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा? विपक्ष का काम है निगरानी रखना, हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाना, बेहतर तरीके से उठाइए, हर सवाल पर अपनी बात रखिए, हर मुद्दे पर अपनी निगरानी रखिए, लेकिन किसी पर विश्वास ना रखिए, ये तो गलत है। दीजिए इजाजत, नमस्ते। हरी भरी वसुंधरा और वसुधैव कुटुंबकम वाले हमारे देश के संरक्षक हैं जनजातीय समुदाय के लोग, जो वनों की रक्षा करते हैं और विरासत का संरक्षण। इनके विकास के लिए अनेक नवाचारी कदम उठा रहे हैं मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम जनजातीय समुदाय के महानायक भभूत सिंह के नाम पर रखकर उनके बलिदान को सम्मान दिया है। प्रदेश में आहार अनुदान योजना के तहत बजट 2025-26 में 40,804 करोड़ रुपए तथा पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण कार्य के लिए 1,607 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय वर्ग के लिए पैसा अधिनियम एवं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 प्रारंभ किया है, जिसमें सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में देश में अग्रणी राज्य बना मध्य प्रदेश 20 वर्ष की आयु समूह के वैक्सीनेशन शुरू करने वाला पहला राज्य भी है। प्रदेश में पीएम जनमन योजना में 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ भी किया गया है। जनजाति वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए सांदीपनी विद्यालयों का निर्माण और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति के प्रावधान के साथ जनजाति विद्यार्थियों को अनेक सौगातें दी हैं। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है, दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जगाई गई जल संरक्षण की अलख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जन सरोकार का अभियान बना दिया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 30 मार्च गुड़ी पड़वा से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में हजारों खेत तालाब बनाने के साथ
कुएं रिचार्ज करने का कार्य लगातार हो रहा है। नदियों, तालाबों के घाट, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्टॉप डैम, पर्कुलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, जल चौपाल और पौधरोपण भी इस अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। आइए इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर AI